चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो मैंने आपको लास्ट क्या एग्जाम्पल कराया था, बताओ जरा। लास्ट क्या एग्जाम्पल करा दिया था? कोई आइडिया है किसी को? यस सर, वो इमेज वाला कराया था M1 M2। अच्छा, M1 M2 वाला कराया था। अभी देखिए इसी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए एक एग्जाम्पल और मैं कराता हूं। एग्जाम्पल कराने से पहले नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय टू इंक्लाइंड मिरर्स। दो मिरर अगर इंक्लाइन करके रख दिए हैं तो कितनी इमेजेस बनेगी? नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय टू इंक्लाइंड मिरर। ठीक है, दो इंक्लाइंड मिरर हैं, एक ये और दूसरा ये। ठीक है, ये दो इंक्लाइंड मिरर हैं और यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। इसमें भी मल्टीपल इमेजेस बनती हैं ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल इमेजेस बनती है ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो कितनी इमेजेस बनेगी? अब जैसे पिछले वाले केस में हमने देखा था, वहां इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी अगर दो मिरर पैरेलल रखे हैं। तो दो मिरर अगर पैरेलल रखे हैं तो इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती है। ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट O रखा है। तो सबसे पहली एक बात जो समझने की है, इस ऑब्जेक्ट O की जो इमेजेस बनेंगी, दे ऑल विल लाई ऑन अ सर्किल। ठीक है, ये अगर हम इसको सेंटर मान लें, ये O को सॉरी इनका जो मीटिंग पॉइंट है मिरर का, इसको अगर हम सेंटर मान लें और लेट दिस पॉइंट इज P, तो PO को अगर हम रेडियस मान लें और रेडियस मान के एक सर्किल अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये सर्किल है। ठीक है, तो इस सर्किल पर सारी इमेजेस आने वाली है। ठीक है, इस सर्किल पर सारी इमेजेस आने वाली है और फाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, इनफाइनाइट नहीं। जैसे पैरेलल वाले केस में इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। वो कैसे बनती हैं? तो इसमें देखिए ये ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले जो रिफ्लेक्शन होगा, एक इमेज यहाँ बनेगी, लेट मी से I1। इसी तरह से इसका रिफ्लेक्शन इसमें आएगा, एक इमेज यहाँ बनेगी, लेट दैट इज I2। फिर इस I1 की इमेज इसमें फिर से बनेगी, वो कहीं यहाँ कहीं आएगी, लेट मी से I3। इसी तरह से I2 की इमेज इसमें बनेगी, लेट मी से I4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाता है। और ये तब तक चलेगा जब तक हम इस मिरर के यहाँ पे, जैसे ये रिफ्लेक्शन होता हुआ जाता है, तो किसी भी मिरर में 180 के एंगल तक अगर हम पहुंचते हैं तो वो उसके पीछे पहुंचने की स्थिति में आ जाते हैं। और 180 को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो उसके पीछे पहुंच जाएंगे, तो फिर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। यानी कोई भी अगर इमेज सामने है तब तक तो ठीक है, कोई भी इमेज सामने है तब तक तो ठीक है। ठीक है, उसका रिफ्लेक्शन होगा। जैसे ये वाला इमेज ऐसे घूमते हुए जब यहाँ पर इस वाले मिरर के पीछे पहुंच गए पीछे, तो अब इससे रिफ्लेक्शन हो नहीं सकता जब तक, जैसे मेरे कहने का मतलब है कि ये वाला मिरर है, ये वाली जो लाइन है, तो जब तक हम इमेजेस इसके सामने हैं, यहाँ पर इतना आगे हैं, तब तक तो इसमें रिफ्लेक्शन के चांसेस है, इमेज बनने की पॉसिबिलिटी है। जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करके इधर गए, ठीक है, तो फिर कोई इमेज दिखाई नहीं देगी, क्योंकि पीछे की साइड में आ गया तो पीछे से रिफ्लेक्शन होगा नहीं। जब तक इस मिरर के फ्रंट में इस तरफ है, कोई भी इमेज यहाँ बन रही है, उसका रिफ्लेक्शन आएगा। सेम इसी तरह से ये वाली जो रेज है, वो इमेजेस हैं, ऐसे इसके लिए भी अगर आप देखें तो ऐसे घूमते हुए आएंगे और यहाँ तक आते आते फिर इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो फिर कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा और कोई इमेज नहीं बनेगी। इसलिए एक तो यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी एंड दे ऑल विल लाई ऑन द सर्किल। ठीक है, इस सर्किल के ऊपर जिसका सेंटर मिरर का मीटिंग पॉइंट P है और
ये PO उसकी रेडियस है, O यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर सबसे पहले तो हम लिखेंगे फाइनाइट नंबर ऑफ images. Finite number of images will form due to multiple reflections from two mirrors and all the images formed will lie on a circle ठीक है, on a circle whose radius is PO and the center is P। वो फिगर में आप देख ही रहे हैं, वो मैं नहीं लिख रहा हूं। तो इस तरह से इमेजेस बनेंगी। अब देखिए इमेजेस जो बनेंगी उसका पैटर्न क्या होगा उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। और उसके लिए यहाँ पर ये एंगल थीटा है दोनों के बीच में, तो ये ऑब्जेक्ट इस वाले मिरर से, लेट मी से दिस मिरर इज M1 एंड दिस इज M2, तो इससे ये जो एंगल बना रहा है वो अल्फा, और ये जो एंगल बना रहा है दिस इज बीटा, अल्फा एंड बीटा, M1 एंड M2, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जैसे ये जो इमेज बनी है पहली ये वाली, तो इसके ऑब्जेक्ट अल्फा एंगल पहले है, तो ये वाली जो इमेज बनेगी ये अल्फा एंगल बाद में बनेगी। इसी तरह से ये अल्फा बीटा एंगल पहले है ऑब्जेक्ट O, तो ये जो इमेज बनेगी वो बीटा एंगल बाद में बनेगी, ठीक है, बीटा एंगल बाद में बनेगी। और इसी तरह से अब जैसे ये जो I2 है वो I2 इस वाले में जब इमेज बनाएगा तो यहां से आप देखिए कि जो एंगल आएगा वो पूरा ये वाला आएगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, यानी ये हो गया 2 बीटा प्लस अल्फा। तो अब ये जो इमेज बनी है इस वाले में इसका रिफ्लेक्शन जो आएगा तो ये इमेज बनेगी, और ये जो एंगल आएगा दिस एंगल विल बी अल्फा प्लस 2 बीटा, मैंने बोला अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। इसी तरह से ये वाली जो इमेज थी I1 इस वाले में इमेज I3 फॉर्म जब करेगी तो इसके आगे आप देखेंगे I1 इस वाले मिरर के आगे कितने एंगल पर ध्यान से देखो तो बीटा प्लस अल्फा यानी 2 अल्फा प्लस बीटा। तो जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी और ये एंगल आएगा एंड दिस एंगल विल बी 2 अल्फा प्लस बीटा, और ये सिलसिला चलता जाएगा, लेकिन ये सिलसिला आगे जाके रुकेगा और कहां पर 180 के एंगल पर जाके। तो इसका भी एक शॉर्ट तरीका है कि कितनी इमेजेस बनेंगी, ठीक है। और इसको दो तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, एक तो वो अभी जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था वैसे आप लिख लीजिए, M1 वाले मिरर से ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा था दैट इज अल्फा, और M2 से जो बना रहा था बीटा, और अल्फा और बीटा का जो सम था वो थीटा के बराबर था, यहाँ आप देख रहे हैं। तो आपको याद होगा वो जो पैरेलल वाला केस लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था कल, उसमें दोनों मिरर के बीच में टोटल डिस्टेंस L हमने लिया था, वैसे ही यहाँ पे टोटल एंगल थीटा है, तो हमने बारी बारी से उसको ऐड किया था, याद होगा आपको। तो अल्फा में यहाँ पर हम थीटा ऐड कर देंगे, सो ये अगली इमेज M2 से कितने एंगल पे बनेगी दैट विल बी अल्फा प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू यू नो, थीटा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ से अगर देखें सो दिस विल बी 2 अल्फा प्लस बीटा। सेम ऐसा यहाँ क्रॉस में कर देंगे, बीटा में थीटा ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बीटा प्लस थीटा, यानी कि ये वैल्यू हमको मिल गई कितनी, अल्फा प्लस बीटा और ऐड कर देंगे तो अल्फा प्लस 2 बीटा, यानी अगली इमेज जो हमें मिलने वाली है M1 से वो अल्फा प्लस 2 बीटा पे मिलने वाली है। आप फिगर देखिए आपको विजिबल अगर हो रहा होगा तो अल्फा प्लस 2 बीटा पे पहली इमेज मिली अल्फा पे, देन अल्फा प्लस 2 बीटा पे, इसी तरह से दूसरी साइड में बीटा पर, ठीक है, और उसके बाद 2 अल्फा प्लस बीटा पे। यही प्रोसेस आप आगे रिपीट करते जाएंगे, ठीक है, यही प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। तो फिर इसमें थीटा हम ऐड कर देंगे, तो थीटा आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका अल्फा प्लस 2 थीटा, और अल्फा प्लस 2 थीटा तो ये आ जाएगी वैल्यू आपका 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। इसी तरह से इधर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा
बीटा प्लस 2 थीटा, और या फिर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, एंड सो ऑन अप टू 180। एंगल 180 तक जाएगा, ध्यान रखिएगा, अप टू 180 और अप टू 180। जैसे ही अगर यहाँ एंगल 180 को एक्सीड कर रहा है, जैसे ही एंगल आपका 180 को एक्सीड करेगा, रुक जाना है, 180 तक ही जाना है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि इधर वाला और इधर वाला एंगल कॉमन आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए यहाँ भी 160 आ गया, यहाँ भी 160 आ गया। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखो एक शॉर्ट तरीका है, वो आपने सबने पढ़ा होगा कि 360 डिवाइडेड बाई थीटा इक्वल्स टू n कर लेते हैं, फिर आगे 2-3 केस बना देते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, वो तो सब जानते ही हैं आप लोग। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्योंकि उससे केवल आप नंबर ऑफ इमेजेस बता पाओगे, नंबर ऑफ इमेजेस बता पाओगे, लेकिन कौन सी इमेज कितने एंगल पर बन रही है अगर ये पूछ लिया जाए तो या तो आपको ये वाला फिगर स्केच करके देखना पड़ेगा, या आप इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा ऐसे स्केच करते जाओगे टाइम लगेगा। और मैंने बताया 180 पे जाके रुक जाना होता है, क्योंकि उसके बाद मिरर के पीछे पहुंच गई इमेज, और वो इमेज फिर मिरर में रिफ्लेक्शन नहीं दे सकती, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी इमेजेस जो मिलेंगी वो किस किस एंगल पर M1 से मिलेंगी, किस किस एंगल पे M2 से मिलेंगी, वो आपको इस तरह से आसानी से मिल जाएगा। टाइम भी थोड़ा कम लगेगा इसके कंपैरिजन में, लेकिन वो जो फॉर्मूला है वो मैं बाद में लिखाऊंगा कि कितनी इमेजेस बनेंगी। 360 डिवाइडेड बाई थीटा कर लिया, और अगर थीटा इवन आता है, ऑड आता है, एंगुलर बाइसेक्टर पे होता है, ये केसेज आपने पढ़ी रखे होंगे, ठीक है। तो वो केसेस भी हम आगे देखेंगे, वो मैं बता दूंगा, लेकिन उससे केवल इमेजेस बता सकते हो आप, इमेजेस बता सकते हो कौन सी इमेज कितने एंगल पे बन रही है। उसके लिए या तो ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा, या फिर आपको ऐसे देखना पड़ेगा। और मैं अब आपको बता रहा हूँ कि जैसे लास्ट में 160 यहाँ भी आ गया, 160 यहाँ भी आ गया, और उसके बाद सपोज करो जो भी एंगल हमने थीटा लिया, सपोज मान के चलो 30 या 40 एंगल था मान के चलिए, तो इससे आगे अगर हम गए 160 ये भी आ गया, 160 ये भी आ गया, उसमें 40 ऐड किया, 200 पहुंच गया, 200 तो 180 से ऊपर निकल गया, वहां तक जाना नहीं है। अब ये 160 दोनों तरफ आ गया मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब 160 का मतलब क्या है पता है? जो इमेजेस यहाँ से बन के आ रही थी, तो लास्ट जो इमेजेस बनी वो ओवरलैप कर रही हैं, इसका मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, ओवरलैप कर रही हैं, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो वो इमेजेस को हम 2 नहीं 1 कंसीडर करेंगे, 1 काउंट करेंगे। अभी जो इमेजेस हम गिनेंगे वो ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबर ऑफ इमेजेस काउंट इस तरह से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। जैसे यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हम यहाँ पे पहुंचेंगे इस तरफ। मेरी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अप टू 180 तक हम ये कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया मिरर के पीछे ये चला जाएगा। तो एक बात तो ये है, इसको आप नोट कर सकते हैं, और अप टू 180 ही हम करेंगे, उसके आगे नहीं। अब इसमें नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का एक शॉर्ट तरीका भी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ये जो एंगल थीटा है दोनों मिरर के बीच में, उसको उससे 360 को डिवाइड करते हैं। तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, केसेज आपने पढ़े तो होंगे वैसे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस, इसको फाइंड करने के लिए पहला स्टेप, फाइंड 360 बाई थीटा, 360 डिग्री बाई थीटा इक्वल्स टू n। अब इसमें यहाँ पे फिर केसेस बनेंगे, अगर n इवन होता है, अगर n की वैल्यू इवन आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, समझो थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है, तो 360 बाई 90 करेंगे, 360 बाई 90 यानी 4 आ जाएगा। तो 4 एक इवन नंबर है, तो यहाँ केसेस बनाते हैं, इफ n is even then number of images equal to n minus 1। तो यहाँ 4 अगर आया है तो इमेज 3 दिखाई देंगी। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि लास्ट वाली जो इमेज है वो ओवरलैप कर जाएगी, यानी कि लास्ट वाली से मतलब है कि यहाँ 4 आया ना, तो तीसरी और चौथी जो इमेज होगी वो ओवरलैप कर जाती है। थर्ड एंड फोर्थ इमेज विल ओवरलैप, और इसलिए उनको 2 काउंट नहीं करेंगे, 1 काउंट करेंगे, 2 काउंट नहीं करेंगे, 1 काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए n-1, और ये आप करके भी देख सकते हैं, जैसे 2 मिरर परपेंडिकुलर हैं और यहाँ पे आपने रख दिया, मान लो 45 पे रख दो, या सिमेट्रिकली रखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। इवन वाले केस में ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, ऑड वाले केस में जरूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैंने कहा इधर से ये एंगल 45 है, ये भी मान के चलिए 45 है,
तो इसमें एक इमेज यहाँ 45 पे बन जाएगी, दूसरी इमेज इधर 45 पे बन जाएगी। अब तीसरी इमेज जब हम निकालेंगे तो ये जैसे ये 45 पर है तो इस मिरर से इसका जो एंगल आएगा यहाँ से 135 आएगा, तो इसके पीछे हम 135 पे यहाँ जाएंगे। सेम इसी तरह से ये वाली इमेज इस मिरर के साथ 135 का एंगल बना रही है, तो यहाँ से फिर हम 135 के एंगल पे जाएंगे और यहाँ जाके ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे तो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है और ये आपका 4 है। तो थर्ड और फोर्थ वाली जो इमेजेस है वो एक्चुअल में ओवरलैप कर जाती है, ठीक है। और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक पॉइंट के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी इसमें आपको पता होगा मिरर जो करता है वो लेटरल इन्वर्जन करता है, तो वो ऐसे ऑब्जेक्ट हम सिमेट्रिकल लेते हैं तो उसमें भी ये वैलिड है। लेकिन अगर कोई असिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, खासकर जो इंग्लिश के लेटर वगैरह को लेके पूछ लिया जाता है, ठीक है, जैसे कि ये हमारा हाथ है और अगर यहाँ एक मिरर लगा दिया जाए तो उसकी इमेज ऐसी बनेगी, ठीक है। ये मेरा हैंड है और एक मिरर यहाँ लगा दिया जाए तो उसकी इमेज ऐसी आएगी, ये वाला, यानी लेफ्ट हैंड इज द या लेफ्ट इमेज ऑफ लेफ्ट हैंड इज द इमेज ऑफ राइट, यानी इसका लेटरल इन्वर्जन हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो ये थंब ऐसे पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर कोई इंग्लिश का लेटर जैसे मान के चलिए जैसे एल है इंग्लिश का लेटर, ऐसे सपोज करिए, और इसकी इमेज हम लेंगे तो वो इमेज फिर कैसी आएगी आपको अंदाजा लग ही गया होगा, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। तो वो केस में तो पता लग जाएगा, ओवरलैपिंग हो भी रही होगी तो पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो पॉइंट्स के लिए बात कर रहे हैं, या कोई सिमेट्रिकल टाइप का भी अगर लेते हैं तो उसमें भी ओवरलैपिंग होगी तो पता नहीं लगेगा। अगर सिमेट्रिकल है जैसे एम है या ओ है, ओ, ठीक है, एक्स है, ये सिमेट्रिक टाइप के होते हैं कि आप बीच में से फोल्ड अगर करते हैं, एक्स हो गया, वाई हो गया, एम हो गया और आपका ए हो गया, ठीक है। तो ऐसे लेटर कई सारे हैं जो आप सोचेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएंगे कि इनका लेटरल इन्वर्जन अगर हम करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एम का है तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर एम है, ये यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन पे ये एम है और इसका इमेज अगर इन्वर्ट करके भी लिखोगे तो एम ही आएगा। अगर एक्स है तो एक्स का इन्वर्जन करोगे तो एक्स ही आएगा। लेकिन अगर पी है तो पी का अगर लेटरल इन्वर्जन होगा तो वो ऐसे हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से स्क्रीन पर, उल्टा हो जाएगा, ये विजिबल होगा, ठीक है। हालांकि ये जो मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए है। तो अब यहाँ पे देखिए n इज इवन देन नंबर ऑफ इमेजेस n-1, पहला केस। दूसरा केस इफ n इज ऑड, n इज ऑड, ठीक है। अगर n ऑड होता है तो यहाँ पे फिर दो पॉसिबिलिटी बनती है। अगर n ऑड होता है, ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, नंबर ऑफ इमेजेस n होंगी या n-1 होंगी, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट O को कैसे रखा गया है। अगर ऑब्जेक्ट O इसके एंगुलर बाइसेक्टर पर है, एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है कि जैसे ये दो मिरर हैं और इन दोनों के बीच में एंगल सपोज करो 72 है, कितना है 72, तो बीचों बीच में 36 पे रख दिया, ठीक है, 36 पे रख दिया। तो इफ n इज ऑड देन नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस। अच्छा ये आपने अगर नोट कर लिया हो तो मैं इधर थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कि मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए होगी यहाँ लिखने के लिए, या मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, यहाँ थोड़ा सा लिख के फिर मैं ऊपर लिख दूंगा, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म आर, और दो केस हैं n-1 इफ ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट जैसे O है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एंगुलर बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है। एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है कि जैसे ये दो मिरर है, दोनों के बीच में एंगल मान के चलिए 72 है, 72, तो बीचों बीच में इधर से 36 इधर से 36, बीच में एक एंगुलर बाइसेक्टर ले लिया तो 36 इधर से 36 इधर से अगर उस पर रखते हैं तो फिर इमेजेस जो बनेंगी वो n-1 बनेंगी। अब जैसे मैंने 72 लिया तो आप पहले क्या करेंगे, 36 डिवाइडेड बाई 72 करेंगे या 5 आएगा, तो 5 आ गया, 5 क्या है ऑड है, और अगर ऑड है तो अब डिपेंड करेगा कि इमेज n-1 बनेंगी। अगर दोनों तरफ से 36 के एंगल पे रखा हुआ है तो यहाँ 4 इमेज ही दिखाई देंगी, कितनी दिखाई देंगी, 4। वो पता कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें लास्ट में क्या होगा, वो ओवरलैपिंग हो जाएगी, जैसे 90 केस में मैंने आपको बताया ना 45। अच्छा इसमें सिमेट्रिक होना जरूरी नहीं है,
अगर नंबर ऑफ इमेजेस इवन अगर आ रही है ना, या n की वैल्यू सॉरी इवन आ रही है, तो हमेशा n-1 ही बनेगी। इसमें आपको अगर ऐसा लग रहा होगा सर आपने ये तो एंगुलर बाइसेक्टर पे लिया है, अगर एंगुलर बाइसेक्टर पे ना हो तब भी आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एंगल इधर से 30 ले लो और इधर से 60 ले लो, आप करके देख सकते हैं, उससे भी करके देख सकते हैं, बनेंगी 4 इमेज लेकिन दिखाई देंगी 3। आप सिमेट्रिक ना भी रखा हो, जैसे इसमें फर्स्ट केस है तो ये सिमेट्रिकली रखा है, एंगुलर बाइसेक्टर पर रखा हुआ होने का मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिकली रखा है, ऑब्जेक्ट को कैसे रखा है, सिमेट्रिकली। अब इसी में दूसरा केस ये है कि इफ नहीं सॉरी n-1 फॉर्म्ड आर n-1, और यहां होगा n इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड एट एंगुलर बाइसेक्टर, इज नॉट प्लेस्ड एट एंगुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अगर एंगुलर बाइसेक्टर पे नहीं रखी है तो जैसे अब इस वाले केस में 90 के एंगल में तो 4 आएगा, तो इसमें तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो आपको 3 ही ये केस लेना है, लेकिन यहाँ पे एंगुलर बाइसेक्टर वाली कंडीशन ऑड में लागू होती है, इसमें तो हमेशा वही आएगा आंसर आपका जो मैंने बताया, चाहे आप एंगुलर बाइसेक्टर पे रखो या मत रखो इवन वाले पे। ठीक है, इसमें अब जैसे समझो 72 हमने एंगल लिया था, ये वैल्यू 5 आई थी, तो 5 इमेज बनेंगी या 4 इमेज बनेंगी। 4 कब बनेंगी, जब दोनों से 36 पे हो, लेकिन मान के चलो एक तरफ से 30 है और एक तरफ से 42 है, तो फिर सिमेट्रिकली नहीं है, एंगुलर बाइसेक्टर पे नहीं रखा है, तो इमेज जो दिखाई देंगी वो कितनी दिखाई देंगी, n यानी 5। अब एक सवाल और मन में आ सकता है कि ये नॉर्मली क्या है, बुक्स वगैरह में आपको नहीं मिलेगा, लिखा नहीं होता, तो बच्चे के मन में एक सवाल आता है कि अगर हम थीटा से डिवाइड करेंगे 360 को तो n इंटीजर ही होगा, इस बात की कोई क्या गारंटी है, क्योंकि मैंने इवन का है और ऑड का है, तो इवन और ऑड तो जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, इंटीजर ही होते हैं, लेकिन इंटीजर हमेशा ही मिलेगा ऐसा कोई जरूर नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल 360 डिवाइडेड बाई 50 डिग्री 50, अब 360 को 50 से डिवाइड करोगे तो आपका जो n आएगा वो इंटीजर तो नहीं आएगा, आप मेरी बात को समझे हो, 7 पॉइंट समथिंग आ गया, ये 50 से डिवाइड करेंगे 0 और 7 5 35 7.2, अब 7.2 आया तो ये तो इंटीजर नहीं है, तो फिर कितनी इमेजेस बनेंगी, तो जो वैल्यू हमें मिल रही है उस वैल्यू का n जो नंबर हमें मिला है उसका जो इंटीग्रल पार्ट होता है, 7.2 का इंटीग्रल पार्ट 7 है, उतनी इमेजेस बनती है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट, जैसे 1 हो गया 2 हो गया, ठीक है 1 हो गया पॉइंट 2 हो गया, और इसमें फिर ये 2 बातें आ गई। अब ये तीसरा पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इफ n इज नॉट इंटीजर, n is not integer, then number of images equal to integral part of n, इंटीग्रल पार्ट ऑफ n। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ थीटा की वैल्यू 50 ले लो, इससे डिवाइड करो तो 36/5 7.2 आ जाएगा, n की वैल्यू 7.2 आ गई, 7.2, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया, 7 हो गया। ये नहीं मिलेगा बुक्स में और एक कंफ्यूजन भी माइंड में रहता है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ से सॉल्व कर लो, कोई कंफ्यूजन होता है तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो 7.2 में 7 इंटीजर पार्ट है, तो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी इंटीग्रल पार्ट ऑफ n, यानी 7 इमेजेस बनेंगी। अगर मान के चलिए ये 8.8 आ रहा है तो इसमें ये 8 इंटीजर पार्ट है, तो 8 इमेजेस बनेंगी। राउंड ऑफ नहीं करना है, उसको ध्यान रखना कि राउंड ऑफ आपने कर दिया कि इसको अगले में पहुंचा दिया, इसको ऐसा इंटीजर पार्ट से मतलब होता है। ठीक है, तो कभी अगर ऐसी सिचुएशन आए तो ये भी आप कर सकते हैं। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब इसमें एक अलग क्वेश्चन है जो इस रूल से काम नहीं करेगा। अच्छा एक चीज और, जैसे हमने पीछे कल जो केस पढ़ा था उसमें 2 पैरेलल मिरर थे, तो अब पैरेलल मिरर में मैंने कहा इसमें तो इंक्लाइन मिरर में तो फाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती है, लेकिन पैरेलल में इनफाइनाइट क्यों बन रही थी, उस चीज को आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों मिरर पैरेलल थे तो हम उनके बीच में एंगल को 0 बोल सकते हैं, एंगल को 0 बोल सकते हैं। तो 360 डिवाइडेड बाई 0, वैसे तो नॉट डिफाइंड बोलना चाहिए पर हम इन्फिनिटी कह देते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी, तो इनफाइनाइट इमेजेस बनती है। और इसका एक बढ़िया एग्जांपल होता है जब आप कभी सैलून वगैरह में जाते हैं तो आपने देखा होगा सैलून में बाल कटाने के लिए एक सामने वाला जो मिरर लगा होता है, एक पीछे भी होता है, काफी बड़े मिरर लगे होते हैं अच्छे किसी सैलून में जाएंगे तो। ठीक है, तो एक सामने भी होगा और एक पीछे भी होगा, वो नहीं गए रोड साइड में वो पेड़ के नीचे लगा लेते कुर्सी और वो
तो वहां पीछे कहाँ से लाएगा? वो तो जब बाल काटेगा तब पीछे लाके दिखाता कि साहब देखिए बढ़िया कट गया। वो पीछे बढ़िया सैलून में जाएंगे तो मिरर होंगे, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, आपने देखे होंगे काफी सारे रिफ्लेक्शंस होते हैं। लेकिन आप एक चीज और नोटिस करेंगे, अगर किया हो तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम कभी जाएं तो आप नोटिस करिएगा, आप जितनी ज्यादा इमेजेस आपकी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद बनेंगी, उनकी इमेज की जो इंटेंसिटी है, ब्राइटनेस है, वो कम होती जाती है, धुंधली होती जाती है। और उसका कारण मैंने आपको कल बताया था, मल्टीपल रिफ्लेक्शन जब रे ट्रेवल करती है दो मिरर के बीच में रिफ्लेक्शन के लिए, तो मीडियम कुछ इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा, ठीक है। तो वो धुंधली होती जाती है। तो ऐसा नहीं कि आपको इन्फिनिटी तक दिखाई देंगी, काफी सारी दिखाई देंगी, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी जो इंटेंसिटी है वो कम होने लगती है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक सवाल और है जो आपको मिल जाएगा, और वो क्वेश्चन यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। इसमें ये 3 मिरर है, ठीक है, और 2 क्वेश्चन है एक्चुअली इसमें एक्चुअली 2 क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये है कि जैसे एक रूम है और उस रूम की 3 एडजेसेंट वॉल है, ठीक है, उन पे मिरर लगा रखे हैं। एडजेसेंट वॉल कह लो, या फिर 2 एडजेसेंट और एक नीचे का फ्लोर कह लो, या ऊपर की छत कह लो, तो उसमें कितनी इमेजेस बनती हैं एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको एक रूम का एग्जांपल लेना होगा। जैसे मान के चलिए, ये मैं आपको बताता हूं, ये एक क्यूब टाइप का हो गया, एक रूम टाइप का हो गया, ठीक है। और अब इसमें आपको नंबर ऑफ इमेजेस पता करने के लिए पहले समझो, एक ये वाली दीवार है, एक ये वाली दीवार है, और एक छत ले लेते हैं। ये 3 पे मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, छत पे लगा हुआ है। और इसी को आप कंपेयर कर सकते हैं अपने रूम से, जिस रूम में बैठ के अभी आप क्लास कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे भी सोच सकते हैं कि इस दीवार में, एक दीवार में, एक छत पे, या ऐसा कर सकते हैं एक ये दीवार है, एक ये दीवार है, एक नीचे का फ्लोर है, और यहाँ पे आप बीच में खड़े हुए हैं, तो कितनी इमेजेस बनेंगी आपकी टोटल, या कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है कितनी बनेंगी 3 के लिए। तो 3 के लिए पहले तो ये कोई रूल जो है ये काम नहीं करेगा, ये केवल 2 इंक्लाइंड मिरर के लिए है, ठीक है, 2 इंक्लाइंड मिरर के लिए। 3 के लिए आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, और लॉजिक इसमें एक तो यही सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो अब इसमें जैसे ये किए, अब यहाँ बोर्ड पे तो खैर बहुत अच्छा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये 1 2 और ये नीचे का फ्लोर हो गया, और यहाँ सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और 2 दीवारें जो है, ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस formed by 3 mutually perpendicular मिरर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ऐसे करना होगा, पहले एट ए टाइम 2 मिरर ले लो आप, एट ए टाइम 2 मिरर ले लो। जैसे ये दीवार है और एक ये दीवार है, इन दोनों का, एक ये और एक ये सामने, और ये ऑब्जेक्ट है। पहले ऊपर छत वाला या फ्लोर वाले मिरर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। तो अब ये 2 दीवारें जो है आमने सामने, सॉरी परपेंडिकुलर है, तो इस ऑब्जेक्ट की 3 इमेज बनेंगी पीछे, 3। ये ऑब्जेक्ट है, तो अभी 90 वाला जो केस बताया, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ, तो 3 इमेज पीछे बनेंगी। इसी फिगर को आप देख लो, ये वाले फिगर को, तो 3 इमेजेस यहाँ बनी थी, तीसरी चौथी ओवरलैप कर गई, ठीक है। और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा हुआ है सामने, ठीक है। ये मिरर और ये मिरर 2 दीवारें हो गई, ठीक है। तो 3 इमेजेस तो यहाँ बन गई, 1 और ये 2 और 3 4 यहाँ पे। तो मैं अभी उसको 1 लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ, और ये 3 लिख रहा हूँ, ऐसे समझो। अब इसके या तो नीचे या बोर्ड के प्लेन में एक मिरर और रखा है, या फिर ऊपर मान लो सामने, या पीछे की तरफ मान लो। तो अब होगा क्या कि ये ऊपर जो मिरर रखा हुआ है, यहाँ जो मिरर रखा हुआ है, या पीछे की तरफ जो मिरर रखा हुआ है, उसमें इन चारों की इमेज दिखाई देगी, 1 2 3 और 4 की। देखो इन तीनों की 3 इमेज तो यहाँ बन जाएंगी, जैसे ये मिरर रखा हुआ है सामने, तो 3 1 2 3 की 3 इमेज ये बन गई, और एक इसकी डायरेक्ट भी बन जाएगी। कितनी हो गई? 4 ये और 3 ये मिला के कितनी इमेजेस बनेंगी? 7 इमेजेस बनेंगी। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल समझने की चीज थी, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 7। अगर नहीं समझ में आया है फिर एक बार समझ लो। जैसे ये 3 इमेजेस हैं और सामने मिरर है, सामने छत मान लो आप, इसको फिगर को मैंने ऐसे बनाई, एक दीवार हो गई, एक ये दीवार हो गई, और एक ये हो गई छत मान लो, या फ्लोर मान लो पीछे की तरफ, ठीक है। तो अब ये इन तीनों की इमेज 3 बन जाएंगी पीछे, और एक इस वाले की डायरेक्ट भी बनेगी। तो कितनी हो गई यहाँ पे? 3 और 1 4 हो गई, और 3 इमेजेस ये है पहले से, तो 7 आ गया यहाँ पे, ठीक है। एक केस तो ये बनता है। दूसरा केस ये है
ये 3 मिरर ऐसे रखे हुए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये 3 मिरर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अब इसमें ये मिरर है, एक ये मिरर है और एक ये मिरर है। ये तीनों सिमेट्रिकली रखे हुए हैं, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, और इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। अब इनके लिए कोई शॉर्ट तरीका नहीं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है। तो इसमें यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट O है, ठीक है, बीच में रखा है सेंट्रॉइड पे, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इसमें कितनी इमेजेस बनेंगी, ठीक है। तो इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसमें हम यहाँ पे इसको सेंटर लेके, देखिए बनाने को आप चाहे जितना कॉम्प्लेक्स बना लो, प्रोसेस यही होगा जो मैं अब इसमें बताने जा रहा हूँ। जैसे आप लोगों में कई के माइंड में ये आएगा कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होता तो क्या होता। पहली बात तो कोई फॉर्मूला नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं आपको जनरल प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। जैसे इसमें फॉर्मूला था, ठीक है, या जो अप्रोच थी वो फिक्स थी, किसी भी केस में 2 इंक्लाइन मिरर के लिए लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके देखना होगा, जो सबसे कॉमन केस होता है वो केस मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपके मन में आया कि मिरर बराबर नहीं है, तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे सेंट्रॉइड पे ना रखा, थोड़ा इधर उधर कर ले, कोई भी केस होगा आप ऐसे ही करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस गिनना पड़ेगा। और ऐसा उसमें तुक्का टाइप का नहीं, अंदाजा नहीं चलेगा, फिर आपको प्रॉपर स्केच करना पड़ेगा, स्केच करके फिर आपको पता लगेगा। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है और ये एंगल 60 है, ठीक है। तो अब 60 है तो एट ए टाइम अगर हम 2 ये मिरर ले लें, ये 2 मिरर ले लें, तो 6 इमेज बनेंगी, और 6 जो आ रहा है वो कैसा है, इवन है। पहले 2 ले लो, 2 ले लो, 2 को ले लेते हैं, और 6 इमेज बनेंगी, उन 6 में इवन आएगा, तो 5 इमेज एक्चुअल में दिखाई देंगी। तो ये 5 इमेज कैसे होंगी, तो इसको सेंटर मान के, इस पॉइंट को सेंटर मान के, इस O को लेके हम यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो इस सर्किल पे 5 इमेज आने वाली हैं, 1 2 3 4 और ये आपका 5, ठीक है। इसी तरह से ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5, और ये किसी भी ट्राइंगल में भले इक्विलेटरल ना हो तब भी 5 या 6 का ही पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि वो एंगल यहाँ पे जो आएगा, जैसे अभी 60 है तो 6 बनी, तो हमने 5 कर ली। तो ट्राइंगल कोई भी हो, यहाँ पे जो एंगल की पॉसिबिलिटी उसके हिसाब से इमेज आप निकालेंगे और इस तरह से रख लेंगे। तो मोस्ट कॉमन केस मैंने आपको जो बताया वो ये हो गया। अब सेम इस वाले सेट के लिए भी आएगा, इस वाले सेट के लिए भी आएगा। तो इसमें भी आप इसको रेडियस लेके, इसको सेंटर लेके जब आप सर्किल ड्रॉ करोगे ना, ये एंगल 60 है तो 5 ही इमेज आएंगी, और उसके लिए जब सर्किल ड्रॉ करते हैं, ये आपको करके देखना होगा, और मैंने करके देख लिया है। आप ये ना कहना कि आपको कैसे पता, ऐसा ही होगा। कैसा होगा ये नहीं बताया मैंने। एक्चुअल में क्या होता है, जब यहाँ पे हम इसको सेंटर मान के, इसे रेडियस मान के जब ड्रॉ करते हैं ना, तो ये एक इमेज एक्चुअल में यहाँ बनती है, यहाँ बनती है। यानी इसकी जो पहली वाली इमेज थी ना, इस वाले में जो पहली वाली इमेज थी, और इसकी पहली वाली इमेज यहाँ 1,1 मैंने कर दिया, ये ओवरलैप कर जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे ये दूसरी इमेज, यहाँ पे ये तीसरी इमेज, यहाँ पे ये चौथी इमेज, और यहाँ पे ये 5वीं इमेज बनेगी, ठीक है। इसी तरह से इसकी 5वीं यहाँ बन रही। अब इसको रेडियस मान के और इसे सेंटर मान के अगर हम सर्किल ड्रॉ करते हैं, तो फिर यहाँ पे ऐसा होगा कि ऐसे करके, और ये थोड़ा सा क्या जगह थोड़ा कम पड़ी है हमारे पास, और फिगर भी थोड़ा सा प्रॉपर नहीं आ रहा है, पर आप समझ गए होंगे। ये 5वें को यहाँ ले लो, ठीक है, ऐसे करके ऐसे बनेगी, ठीक है। आप समझ गए होंगे, वो प्रॉपर सर्किल नहीं है, थोड़ा इधर से मुझे छोटा करना पड़ा। लेकिन अब होगा क्या, यहाँ पे भी इसकी जो 5 इमेज बनेगी, इसकी जो 5, उसमें एक यहाँ ओवरलैप कर जाएगी, एक यहाँ ओवरलैप कर जाएगी। लेट अगर मैं ये इस इधर से काउंट करना शुरू करता हूँ, तो 1 इसकी 5th के साथ, फिर ये यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, और इसकी 5वीं के साथ इसकी 5वीं ओवरलैप करेगी। दिस इज हाउ द इमेज विल फॉर्म। देखो फिगर प्रॉपर नहीं है, पर आप समझ गए होंगे, बोर्ड पे स्पेस नहीं था तो मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ा, बट आइडिया आपको अगर समझ में आया हो, अब आप इमेज काउंट कर सकते हैं। अब आप इमेज काउंट कर सकते हैं। देखिए इन दोनों की यहाँ कॉमन बनती है, इन दोनों की कॉमन बनती है। ऐसी ड्राइंग हो गई, 3 सर्किल टाइप के हमने खींची, बचपन में ड्राइंग वगैरह करी होगी, तो आपने ऐसी ड्राइंग बनाई भी होगी। तो ये यहाँ पे जो कट कर रहे हैं ना, यहाँ पर दोनों की इमेजेस ओवरलैप करती हैं। अब आप देखिए 3 ये वाली, 3 ये वाली और 3 ये वाली, 9 तो यही हो गई, और 1 2 और 3 ये कॉमन हो गई। तो टोटल जो इमेजेस बनेंगी यहाँ पे वो 12 इमेजेस बनेंगी,
ठीक है, आपको शायद समझ में आया हो, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो 3 तो ये है, 3 ये है और 3 ये है, 9 तो ये हो गई। फिर 10, 11 और 12 जहां ओवरलैपिंग हो रही है वो आप उनको काउंट करोगे। वैसे अगर आप गिनते तो 5 5 5 3 15 हो गए, लेकिन 15 में ओवरलैपिंग हो गई ना, तो ओवरलैपिंग में 3 इमेज, जो 6 इमेज थी वो 3 ही एक्चुअल में दिखाई दे रही है, इसलिए 12 इमेज विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 12 इमेजेस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आपको इस टाइप के पूछे जाएंगे, मिल जाएंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट चल रहा होगा या मिरर चल रहा होगा और पूछा जाएगा कि बताइए इमेज की स्पीड क्या होगी। ऑब्जेक्ट चलेगा, मिरर चलेगा, ऑब्जेक्ट इमेज की स्पीड क्या होगी, इसको लेके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो केस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और जो डीपीपी मैंने आपको दिया था उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप कर सकते हैं। थोड़ा रिलेटिव मोशन का उसमें यूज होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और आज ये टॉपिक तो हम खत्म करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा हम स्फेरिकल मिरर वाले उस टॉपिक में आ जाएंगे, स्फेरिकल मिरर जिसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स वाला केस बनेगा, तो ये आप पहले नोट कर लो। तो नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और भी आपको मिल जाता है, मैंने देखा है कई बार बच्चे पूछते भी हैं। एक चीज और मैं बता देता हूं, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, बहुत आसान होता है, पर क्या है अप्रोच नहीं पता होता बच्चों को। जैसे कहेगा कि एक हमारे घर में एक घड़ी है और उसमें नंबर ना होके ऐसे डॉट बनी हुई है, इस तरह से घड़ी में ऐसे यहाँ पे डॉट बनी हुई है। अब मैंने थोड़ा हो सकता है कम ज्यादा भी कर दी हो, आप गिनना मत 12 है कि नहीं है, 1 2 3 4, ऐसे थोड़ा ज्यादा सी हो रही, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, चलिए ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब इसमें जैसे ये सपोज ये घड़ी कोई टाइम शो कर रही है ऐसे, और यहाँ आपने मिरर लगा दिए। ठीक है, तो मिरर में पूछेगा कि मिरर में जो इसकी इमेज बनेगी उसमें कितना टाइम होगा, टाइम इन इमेज ऑफ क्लॉक। ठीक है, तो बहुत आसान है, या तो आप फिगर को स्केच कर लो, फिगर बना लो, और ये यहाँ पे आएगा तो ये वाली सुई तो आपकी यही होगी। ठीक है, ये वाली जो इधर 4 की तरफ है यानी 6 5 4, वैसे ही इधर आप इसको अगर इन्वर्ट करेंगे तो वो इधर आ जाएगी, 6 है 7 है और 8 है, यानी इधर आ जाएगी वो ऐसे करके। ठीक है, आप मेरी बात को समझे हो शायद, और बाकी के यहाँ आप बना सकते हैं। इसमें नंबर नहीं है जैसा मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसके रिफ्लेक्शन में यहाँ वाला आ जाएगा, और इसमें इसके नीचे था तो इसके एक नीचे कर दिया ये, तो अगर आप इसमें देखें तो ये 8 होगा, जबकि यहाँ ये 4 होगा। और ये वाली सुई यहाँ हो ऐसा जरूरी नहीं, आप अगर इसको इधर करेंगे, सपोज करिए ये ऐसे है। ठीक है, तो इसका जब रिफ्लेक्शन आप करेंगे तो ये जब ऐसे गई है तो इसका जब रिफ्लेक्शन आप करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो इतना करने की जरूरत नहीं होती, आप सिंपल क्या करें, जो भी आपको टाइम इधर दे रखा है, जो भी टाइम यहाँ दिया है उसको 12 में से माइनस कर दोगे तो इमेज में टाइम मिल जाएगा। ठीक है, जो भी टाइम दिया होगा उसको 12 में से माइनस कर दो। ठीक है, तो टाइम इन इमेज ऑफ क्लॉक इक्वल्स टू 12 माइनस 1200, ऐसे लिखेंगे 1200 माइनस एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम। ठीक है, ऐसा अगर आप कर देंगे तो आपको टाइम इमेज में जो होगा वो पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल एक्चुअल टाइम में थोड़ा सा बता देता हूँ, 8:10 हो रहे हैं सपोज करिए। ठीक है,
और टाइम इमेज में आपको चाहिए, टाइम इन इमेज, इमेज में कितना टाइम शो होगा, तो आप 12 में से 8 10 माइनस कर लो, ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं 12 ना लिख के इसको 1160 लिख लेते हैं, 1160, बात तो वही हुई, ठीक है। अब इसको 12 ना लिख के आप 1160 करोगे तो भी वही बात होगी, तो ये आपका 50 आ जाएगा, ठीक है। 1160 भी लिखोगे तो भी तो वही बात होगी ना, 12 बजे में से माइनस करना होता है, तो अब ये आपका 350 ये टाइम आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बता दिया है, क्योंकि कुछ बच्चों को ये डाउट आता है, पूछते हैं कि सर इसमें इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो या तो आप फिगर स्केच कर लो, और फिगर स्केच नहीं कर रहे हैं तो ऐसे सिंपल है, 12 में से या 1160 में से माइनस कर लो, यू विल गेट द टाइम, ठीक। अब इसके बाद देखिए स्पीड ऑफ इमेज, अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्पीड ऑफ इमेज, और इसमें दो केस हम लेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ठीक है। और इसमें भी फिर दो केस बनेंगे, ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा तो उसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, लेकिन उन दो से तीसरी किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें फिगर से समझा रहा हूं, और उसमें आप फिगर से क्या है, एक इंप्रेशन माइंड में हमेशा के लिए रहता है, तो ध्यान आ जाएगा। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी, पहला व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, और इसमें भी दो पॉसिबिलिटी आएंगी। पहली पॉसिबिलिटी ए मैं लिख रहा हूं, इसमें मिरर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, मिरर नहीं चल रहा है, केवल ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओ, तो ये ऑब्जेक्ट इस केस में ऐसे चल रहा है, तो इसकी जो इमेज होगी यहाँ पे आई, वो अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से चलेगी। ध्यान रखना, मैं ये लिखाऊंगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये बात ध्यान रखनी है आपको, फिगर से ध्यान रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है v की स्पीड से, तो इमेज v की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। आप समझ भी सकते हैं, ऑब्जेक्ट पास आएगा तो इमेज भी पास आएगी। तो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में चलेगा, ध्यान रखना, इमेज भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से चलेगी। डायरेक्शन अपोजिट होगा, स्पीड सेम होगी, ठीक है। तो ये पहली सिचुएशन है, और उस सिचुएशन में हमने ये दिखाया कि ऑब्जेक्ट जो चल रहा है ना, वो मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर चल रहा है, मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर चल रहा है, तो इमेज भी मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। मैं लिखा नहीं रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं इसीलिए। दूसरा जो केस बन सकता है, वो दूसरा केस ये है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है O, और ये मिरर के परपेंडिकुलर ना चल के मिरर के पैरेलल चल रहा है v की स्पीड से, मिरर के पैरेलल चल रहा है v की स्पीड से, तो इसमें जो इमेज होगी, ये इमेज वो इसके पैरेलल ही चलेगी, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में चलेगी। यहाँ डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है, सेम स्पीड है, यहाँ डायरेक्शन भी सेम है, स्पीड भी सेम है, अगर इमेज पैरेलल, ऑब्जेक्ट अगर मिरर के प्लेन के पैरेलल चलता है। ये दो पॉसिबिलिटी है। अब इस दो के अलावा तीसरी कोई भी पॉसिबिलिटी आ जाए, जैसे आपने कहा क्या होगा जब सर ऐसे तिरछी चले, ओब्लिक डायरेक्शन में अगर चलता है तो क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट कर देना। कंपोनेंट जब ऐसे है तो एक कंपोनेंट आ जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर, और दूसरा आ जाएगा पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर। फिर वही ये दोनों रूल लगा देना बारी बारी से, तो आपको इमेज की वेलोसिटी पता लग जाएगी, डायरेक्शन भी पता लग जाएगा, मैग्नीट्यूड भी पता लग जाएगा। जैसे ये है तो इसका एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द, ये आ जाएगा मिरर, और एक आ जाएगा पैरेलल टू द मिरर, और फिर दोनों रूल लगा दो। ये केस हो गया जब केवल ऑब्जेक्ट चल रहा है तो, ठीक। अब इसके बाद देखिए दूसरा केस, जब मिरर चल रहा है तो फिर हम दोनों को चला देंगे। इससे ज्यादा टफ कोई क्वेश्चन फिर हो नहीं सकता, ठीक है। तो अब जो सेकंड केस है, व्हेन मिरर इज मूविंग, अगर मिरर चल रहा है तो मिरर जब चलता है तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है। ये ऑब्जेक्ट है यहाँ O, ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है, मिरर चल रहा है, तो मिरर अगर v की स्पीड से चलेगा, ध्यान रहे, मिरर अगर v की स्पीड से चलेगा तो यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी होंगी। एक पॉसिबिलिटी में मिरर जो चल रहा है वो अपने प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, जैसे ये वाला, और जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि मिरर अपने प्लेन के पैरेलल ही चल रहा है, इस तरह से चल रहा है, और दूसरे वाले में इस तरह से चल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो इमेज है वो सेम डायरेक्शन में डबल स्पीड से चलती है, और इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं रिलेटिव मोशन से, रिलेटिव मोशन से प्रूव भी किया जा सकता है। तो अब इसमें यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है 2v की स्पीड से चलेगा सेम डायरेक्शन में, सॉरी इमेज है
वो सेम डायरेक्शन में, मिरर अगर V से जा रहा है तो इमेज 2V से सेम डायरेक्शन में जाएगा। आप चाहो तो इसे प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, मिरर पे बैठ जाएंगे, मिरर पे जब बैठ जाएंगे तो मिरर हमारे लिए रेस्ट में आ जाएगा, तो ये वाला केस बनेगा पहले तो। और फिर जब मिरर पे बैठेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमें इधर चलते हुए दिखाई देगा कि मिरर के रेस्पेक्ट में इधर, तो इमेज इधर चलती हुई दिखाई देगी उस वाले केस से। और ये जो ऑब्जर्वेशन आएगा ये V से चलता हुआ, देखो मिरर में बता देता हूँ, सॉल्व नहीं करूंगा, आइडिया दे देता हूँ, जरूरत नहीं है। अब 12th में बच्चा आता है तो उसको समझाना पड़ता है, अब टारगेट के तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे जब हम बैठ जाएंगे तो ऑब्जेक्ट इधर चलता हुआ नजर आएगा, तो इसकी इमेज इधर चलती हुई V की स्पीड से नजर आएगी। ऑब्जेक्ट V से इधर, इमेज इधर। ध्यान रहे ये V की स्पीड इमेज की जो नजर आ रही है वो विद रेस्पेक्ट टू मिरर है। जब आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये वाली स्पीड भी उसमें ऐड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नजर आएगी वो 2V नजर आएगी। यानी कि मिरर अगर अपने प्लेन के परपेंडिकुलर 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो इमेज 10 मीटर पर सेकंड से सेम डायरेक्शन में चलेगी मिरर के परपेंडिकुलर। इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले केस में इमेज चलती ही नहीं है, नो मोशन, या क्योंकि मिरर ऐसे चल रहा है तो मिरर ऐसे खिसकता जाएगा, इमेज अपनी जगह पर रहेगी। मैंने आपको बताया था इमेज की लोकेशन अगर चाहिए तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, मिरर को धीरे धीरे खींचते जाओ तो परपेंडिकुलर तो ऐसे ही आएगा, तो इमेज में कोई मोशन नहीं होता। ये 4 बातें टोटल आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें क्वेश्चन जब आते हैं तो कई बार कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपके सामने रख देगा जिसमें मिरर को भी चला देगा, ऑब्जेक्ट को भी चला देगा और इमेज की वेलोसिटी पूछ लेगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, एक से एक टफ क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मैं आपके सामने करके दिखाता हूं कैसे आप इसको हैंडल करेंगे। फिर आगे वो केस भी बताऊंगा जिसमें इंसिडेंट रे रोटेट करेगी और मिरर रोटेट करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट करेगी, ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं। असल में वहां जो इंसिडेंट रे होगी उसका रोल ऑब्जेक्ट के जैसा होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही आती है। मिरर रोटेट करेगा तो मिरर तो यहाँ चल रहा है वैसा आ जाएगा, और इमेज जो चल रही थी वो वहां पे रिफ्लेक्टेड रे चलेगी या रोटेट करेगी। तो पहले तो आप इस फिगर को आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। ठीक, तो अब देखिए अगर आपने ये नोट कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लो या बना लिया है, तो फिर मैं इसको रब कर रहा हूँ। ये बातें ध्यान रखने की, छोटी छोटी बातें। अब इसमें मैं कह रहा हूँ आपको कितना भी टफ क्वेश्चन ले लेना, कितना भी टफ क्वेश्चन ले लेना, आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और मैं आपको बता रहा हूँ अभी एग्जाम्पल लेके, जो भी टफ सिचुएशन हो सकती है वो सारी सिचुएशन में आपको देके समझा रहा हूँ, ठीक है। और क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको करना ये होता है, एट ए टाइम ऑब्जेक्ट भी चल रहा है, मिरर भी चल रहा है, तो हैंडल वन एट ए टाइम। जैसे ऑब्जेक्ट चल रहा है तो ऑब्जेक्ट की वजह से इमेज में क्या क्या कंट्रीब्यूशन आएगा वो देख लो, फिर मिरर जो चल रहा है उसकी वजह से क्या क्या कंट्रीब्यूशन आए वो देख लो, और फाइनली देख लो जो कंपोनेंट पैरेलल आ रहे हैं उनको ऐड कर दो, अपोजिट में आ रहे हैं माइनस कर दो, ठीक है। ये चीज देखनी होती है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ये एक मिरर है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। लेट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पर ये एंगल 37 है, आपको विजिबल हो रहा हो शायद। ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है और एंगल 37 है, और मान लो मिरर को भी हमने चला दिया, और मिरर को हमने जो चलाया तो उसमें ये एंगल 30 डिग्री है और ये 8 मीटर पर सेकंड से मिरर को हमने चला दिया, ये भी तिरछा जा रहा है, एंगल यहाँ 30 है, ये 37 है। मैंने जानबूझ के ऐसे टेढ़े मेढ़े एंगल लिए हैं कि आपको फिर ये ना लगे कि सर आपने आसान सा क्वेश्चन ले लिया। अब पूछा जाएगा कि इमेज की वेलोसिटी बताओ, ठीक है, पूछा जाएगा कि इमेज की वेलोसिटी बताओ, लेकिन इसमें और भी सवाल हो सकते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल टॉप लेवल पे लेके चलता हूँ। फाइंड, पहला सवाल, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। पहला सवाल, आई जी का मतलब है इमेज की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, पहला सवाल। दूसरा सवाल, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। तीसरा सवाल, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए आपको रिलेटिव मोशन आना चाहिए, वो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, बहुत पहले, एक समय की बात है, ये कहना पड़ेगा, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। काफी पुरानी बात हो गई, हो सकता है कई लोग तो भूल भी गए, अच्छा पढ़ाया था आपने, अरे हमें तो लगा अभी पढ़ाओगे आप आगे। तो भैया ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, तो मैंने रिलेटिव मोशन उस समय पढ़ाया था,
तो वो रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे इस वाले और इस वाले को आंसर करने के लिए। अब ये पहला वाला ही सवाल मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए, लेकिन अगर आपने चीजों को समझाए तो आप चुटकी बजा के सॉल्व कर लोगे। चुटकी बजाना जरूरी होता है, ठीक है। एनीवे, तो आप देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर टेढ़ा मेढ़ा डायरेक्शन भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, कंपोनेंट कर लिया करो। तो कंपोनेंट कर लेते हैं। इसका ये वाला कंपोनेंट आप जानते हैं 10 cos 37 है, तो ये कंपोनेंट 8 आ जाएगा भैया। और ये वाला sin 37 ये 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। पहले तो ये काम कर लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये जो मिरर है, मिरर की जो वेलोसिटी है इसके भी हम कंपोनेंट कर लेते हैं। तो इसका ये कंपोनेंट आएगा और एक ये कंपोनेंट आएगा, ठीक है। अब ये कंपोनेंट आएगा तो 8 cos 30 यानी कि 4√3 और sin 30 ये 4। अब यहाँ इमेज में हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इमेज में 1 एट ए टाइम हैंडल करना, बस इस बात को समझ लोगे ना फिर दिक्कत नहीं होगी। 1 एट ए टाइम का मतलब, अच्छा इसका रूल खत्म हो चुका है, 10 मीटर पर सेकंड का अब कोई रूल नहीं रहा क्योंकि आपने क्या किया, कंपोनेंट कर लिए। इसका रूल खत्म हो चुका है 8 मीटर पर सेकंड का, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ। अगर आपने नहीं बनाया है तो आप बना लेना। ये 1037 पे था, ये 8√30 पे था। 8 जो था वो 30 के एंगल पे था, राइट। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 1 एट ए टाइम हैंडल करना है। 1 एट ए टाइम का मतलब है कि पहले ऑब्जेक्ट को संभाल लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की वजह से क्या हुआ। तो देखो ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटी है, एक परपेंडिकुलर। तो हमने देखा था, मैं जो पूछता जा रहा हूँ मन मन में सोचते जाओ और बोलना चाहो तो बोल भी सकते हो। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 8 है, तो इसकी वजह से, बाकी को भूल जाओ, बाकी नहीं सोचना। यही करना है अगर क्वेश्चन को आपको हैंडल करना। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन बच्चों को टफ लगता है अगर कंसेप्ट नहीं आते हैं तो ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 8 से, तो इमेज भी इधर जाएगी कितने से, 8 से। ये बताया था इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये 6 से जा रहा है तो इमेज कितने से जाएगी, 6 से। बताया था अभी वो फिगर में मैंने बनाया था कि अगर वेलोसिटी पैरेलल है तो पैरेलल ही सेम डायरेक्शन में जाएगा। ये ऑब्जेक्ट का रूल खत्म हो चुका, ऑब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन इमेज में आ चुका है। आपको मेरी बात शायद समझ में आई। अब आ जाते हैं, ये ग्रीन वाली वेलोसिटी मैंने ग्रीन से दिखाई है, ये रेड वाली वेलोसिटी मैं यहाँ रेड से दिखाने जा रहा हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि अगर मिरर चलेगा परपेंडिकुलर तो इमेज डबल स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलेगी, डबल स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलेगी। तो ये 4 है, तो इसकी वजह से एक वेलोसिटी डबल आएगी 8। 4 का डबल उसी डायरेक्शन में 8 आएगा। और इसकी वजह से अभी बताया, इसकी वजह से नो मोशन, इमेज में कोई मोशन नहीं आएगा, यानी 4√3 की वजह से देयर विल नॉट बी एनी मोशन। अब हमारे पास एक कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट आ गए, 8 और 8। ध्यान रहे ये दोनों पैरेलल है तो इनको ऐड कर देंगे, अपोजिट में होते तो माइनस कर देते। और ये फिर परपेंडिकुलर, तो ये तो आपका 16 आ गया और ये 6 आ गया, ठीक है। तो अब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट में, अगर आपको केवल वैल्यू बतानी हो तो अंडर रूट में 16 का स्क्वायर 256, 256 और ये 36, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 56, 36, 292, अंडर रूट में 292 आएगा। मैं लेकिन इसको ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूंगा। मैं आई कैप और जे कैप, ये क्वेश्चन में आपको कभी कभी डायरेक्शन भी दे देगा, आई कैप और जे कैप इस तरह से डायरेक्शन दिए होंगे। तो आई कैप जे कैप ये जो डायरेक्शन दे रखे हैं, ठीक है, ये दोनों जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही आई है, तो मैं ये कह सकता हूं ये 16 माइनस में है, माइनस का 16 आई और ये ऊपर है प्लस का 6 जे कैप। पहला आंसर आ गया। कोई दिक्कत हुई क्या यहां तक बताइए? अगर रूल आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। अब जिन बच्चों ने रिलेटिव मोशन पढ़ा होगा उनको याद होगा, मैंने रिलेटिव में ये कहा था कि जो इमेज है उसको मिरर की रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो मिरर की रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो जिसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, याद करो जिसके रेस्पेक्ट में देखते हैं उसके पास जो कुछ भी होता है वेलोसिटी वगैरह सब कुछ क्या करते हैं, रिवर्स करके दे देते हैं। यही तो बताया था रिलेटिव मोशन में। मैंने क्या बोला था आपसे कि रिलेटिव मोशन में कुछ भी नहीं है, बस एक चीज समझ लो, जिसको देखते हैं, इमेज को देख रहे हैं यहाँ पे, वो वैसे ही रहता है। जिससे देखते हैं, बस में बैठ के देख रहे हैं तो बस की वेलोसिटी एक्सेलरेशन रिवर्स होके उसको दे देते हैं। यही तो होता है खेल, बस यही खेल करना है आपको, खेला हो गए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है भैया, इमेज का विद रेस्पेक्ट टू मिरर है। तो यहाँ एक काम करते हैं, मैं यहाँ एक फिगर बना देता हूँ। 16 तो ये आ गया, 6 ये आ गया। इमेज का अपना इसके पास रहेगा और मिरर का जो कुछ है वो रिवर्स करके देंगे। तो रिवर्स कैसे होगा,
तो ये 4 इधर था, विद रेस्पेक्ट टू मिरर है, 4 इधर है, रिवर्स कर दो तो 4 इधर आ जाएगा। और ये 4√3 नीचे है, इसे रिवर्स करके ऊपर कर दो, ये आ गया। अब ये डायरेक्ट आंसर लिखने की स्थिति में हो, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। 16 इधर है, 4 इधर है, नेट क्या बचेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो 12 बचेगा। और डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखेंगे, 12 बचेगा इस डायरेक्शन में आई के अपोजिट में, तो मैं यहाँ कहूंगा माइनस का 12y, देखते जाओ। और ये 6 और 4√3 दोनों ऊपर y में है, ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे 6 + 4√3 सिंप्लीफाई कर लेना। अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये आपका आंसर आ चुका है इन नो टाइम। ये अच्छे खासे टफ क्वेश्चन लगते हैं बच्चों को, लेकिन अगर आप रूल फॉलो करेंगे तो इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जानकारी नहीं होती। अब आप किसी भी किताब से, किसी भी सोर्स से आप क्वेश्चन उठाओ, इस तरह के टफ से टफ क्वेश्चन आ जाएगा, आप कर लोगे। ठीक है, नाउ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो इमेज के अपने तो अपने होंगे, इमेज का अपना क्या है, वो फिर से मैं थर्ड वाले में, इमेज का अपना 6 है और ये 16 है, और ऑब्जेक्ट का रिवर्स करके देंगे। अब ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट का रिवर्स करोगे तो 6 ऊपर है, ग्रीन कलर से मैं लिख रहा हूं, 6 ऊपर है तो 6 नीचे हो जाएगा भैया। और ये 8 ऐसे है, 8 रिवर्स होके ऐसे आ जाएगा, 8 ये हो गया, 6 से 6 चला गया अपोजिट डायरेक्शन में, और 18 और 16 और 8 सेम डायरेक्शन में ऐड हो गए, तो केवल इस डायरेक्शन में 24 आया, माइनस का 24 आई, खेल हो गया इसका, खेला हो गया। ठीक, आई होप के समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं इसमें, और इससे ज्यादा क्या वेरिएशन लोगे। हमने जनरल डायरेक्शन ले लिया ऑब्जेक्ट का, मिरर का, और उसमें भी एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में, और भी कोई मन में कोई अगर थॉट आ रहा हो तो आप कर सकते हैं। आप इसको उल्टा, जैसे ऑब्जेक्ट की विद रेस्पेक्ट टू इमेज पूछे, वो भी कर सकते हैं आप। जनरल आइडिया बस ये है, रिलेटिव मोशन का जो आपको मैंने दे दिया, रिलेटिव मोशन इससे आसान कोई कर नहीं सकता, इससे आसान होता भी नहीं है। अब वो इक्वेशन में बच्चा उलझ के रह जाता है, आपको यही चीजें मैंने सिखाई थी रिलेटिव मोशन में। ठीक है, तो अब ये आप देख लीजिए, कर लीजिए। एक और एग्जांपल शीट का मैं आपको दिखाता हूं, ये आप नोट कर लो फटाफट से, स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है और अच्छा एग्जांपल है, आपको मिल जाएगा। देखिए इसमें शीट ये मैंने आपको दी थी, इसमें क्वेश्चन मैंने कहे थे आप कर लेना। क्वेश्चन 12 है, 12 आप कर लोगे, काफी आसान है, 13 भी कर लोगे। अब जो मैंने बताया ना, ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जैसे 14 के जैसा मैंने अभी आपको करा दिया, ठीक है। 15 वाला आप करके देख लेना, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा टफ है। 15 में बस क्या है, आपको वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो मिरर किस प्लेन में रखा हुआ है ये आपको बता दिया है। परपेंडिकुलर कहाँ है, तो उसका मिरर का के कैप के अलोंग है, मिरर का परपेंडिकुलर जो है वो के कैप के अलोंग है, तो मिरर फिर एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा। तो जो 15 वाला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस 15 वाले क्वेश्चन में जो वेलोसिटी दी है ना ऑब्जेक्ट की, उसके जो एक्स और वाई कंपोनेंट है वो तो मिरर के पैरेलल हो जाएंगे। हिंट कर दे रहा हूँ, ट्राई करके देखना, मेरी बात को समझो। कहा है मिरर का जो नॉर्मल है वो के कैप के अलोंग है, इसका मतलब समझे, मिरर का नॉर्मल अगर के कैप में, तो मिरर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। एक्स वाई प्लेन में अगर लाई करेगा, तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है और मिरर की वेलोसिटी के एक्स और वाई कंपोनेंट है, दे विल लाई इन द प्लेन, दे विल लाई इन द प्लेन ऑफ द मिरर, दे विल लाई इन द प्लेन ऑफ द मिरर। तो वो पैरेलल वाले तो इसमें आ जाएंगे, इस वाले में। और जो के कैप आएगा, के वाला कंपोनेंट, जेड वाला कंपोनेंट, वो परपेंडिकुलर इधर या इधर आएगा। और उसके बाद सॉल्व कर देना, यही रूल बनाने। थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में थोड़ा डिफरेंट टाइप का दे दिया है, ठीक है। अप्रोच वही है, इट्स नो डिफरेंट, बट आपको थोड़ा सा समझ के करना होगा। क्वेश्चन 16 जो है वो हम देखते हैं, ये अच्छा सवाल है और आपको ये कुछ अच्छे पैकेजेस में मिल जाएगा ये। इसके बाद देखिए इसमें 19 नीट का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये आप कर लोगे। मैं 18 वाला बताऊंगा, लेकिन 18 वाले का कॉन्सेप्ट में आगे आपको बताऊंगा। 17 वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ठीक है। 16 वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। 16 वाला क्वेश्चन लॉन्ग बैक बंसल कोचिंग जो चलती थी उसकी शीट में ये क्वेश्चन हुआ करता था। 17 भी आपको मिल जाएगा रेजोनेंस के पैकेज में, बट आईआईटी के पैकेज में मिलेगा ये क्वेश्चन, और भी एलएन वगैरह के में भी दे रखा है मेरे ख्याल से आईआईटी वाले में। खैर आप 16 वाला क्वेश्चन देखिए, 16 वाला क्वेश्चन अच्छा है और टफ नहीं है बिल्कुल भी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या है
कि रिलेटिव मोशन तो यूज होगा ही होगा, साथ ही साथ इसमें जो हमने एनएलएम पढ़ा था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसके कॉन्सेप्ट भी डाल दिए और लाइट का कॉन्सेप्ट भी डाल दिया, रिलेटिव मोशन भी डाल दिया। तो आप देखिए अच्छा खासा इसमें क्वेश्चन बना दिया। इसमें टफ नहीं है, लेकिन टफ नहीं है। और हम इसमें अगर टाइम बाउंड करके चलें तो 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अब क्या मैं समझा रहा हूं तो मैं आराम आराम से बताऊंगा, इन नो हरी, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। और यहाँ पे ये एक मिरर है, ये मिरर को पीछे से पॉलिश किया है, इसका मास m है। ये दूसरा मिरर है, इसका मास भी m है। और ये इधर वाला जो है वो 3m है और इधर वाला 2m है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ इमेज इन मिरर 1 विद रेस्पेक्ट टू इमेज इन मिरर 2। एक्सेलरेशन बताना है। तो जो चीज मैंने आपको वेलोसिटी के लिए बताई है वही चीज एक्सेलरेशन के लिए, जो रूल है ना वेलोसिटी के लिए जो बताया वही एक्सेलरेशन के लिए भी लागू होंगे, ठीक है। उसमें कोई अलग से एक्सेलरेशन के लिए रूल नहीं है, ठीक। तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा। और मैंने कहा ना इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, उस एक्सप्लेनेशन में ही थोड़ा सा टाइम जाएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है अगर वंस यू मास्टर द कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं और कॉन्सेप्ट की पकड़ आपको है तो आप इसको 30 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये 3m है, ये m है, ये m है, ये 2m है, ये 2m ही है शायद, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, ठीक है। तो इस मिरर का और इस मिरर का एक्सेलरेशन हम निकालेंगे। तो देखिए ये तो पक्का है कि ये इधर जा रहा होगा और ये इधर जा रहा होगा। इसका जो एक्सेलरेशन है a1 और इसका एक्सेलरेशन a2 मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। और आपको याद होगा एनएलएम जब मैंने पढ़ाया था तो एनएलएम में सबसे पहले एग्जाम्पल पुली वाले जब आते हैं तो उसमें मैं एक एटवुड मशीन वाला बताता हूँ। ये एक पुली है, दो मास लटके हुए हैं, तो एक्सेलरेशन जो लिखते थे वो क्या लिखते थे, एक्सेलरेशन होता था नीचे जाने वाला मास माइनस ऊपर जाने वाला मास इंटू जी अपॉन टोटल मास। याद आ गया होगा आपको। m2 m1 जो मास है उनमें से एक नीचे जा रहा है, मान लो m2 नीचे जा रहा है, m1 ऊपर जा रहा है, तो नीचे जाने वाला माइनस ऊपर जाने वाला मास इंटू जी अपॉन टोटल मास। एक तो ये फॉर्मूला था जब एटवुड मशीन पुली पे दो ब्लॉक ऐसे लटके। फिर अगला केस में यही बताता हूँ, एक ब्लॉक यहाँ है दूसरा ब्लॉक यहाँ है, तो इसमें क्या होता था, नीचे जाने वाला मास इंटू जी अपॉन टोटल मास होता था, माइनस नहीं होता था, ध्यान रहे। तो अब इसमें जो इसका एक्सेलरेशन आएगा a2 का, तो नीचे जाने वाला मास है भैया 3m इंटू जी अपॉन टोटल मास, तो 3m और m 4m, तो ये कट गया, तो एक्सेलरेशन आ गया 3g/4। सेम इधर करेंगे, नीचे जाने वाला मास है 2m और इंटू जी अपॉन दोनों का सम 3m, तो ये आ गया 2g/3। तो एक्सेलरेशन दोनों के आपने 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 5 सेकंड में निकाल सकते हैं, इतना सोच के, ठीक है। ये मैंने आपको उधर ही ट्रिक्स बता दी थी। अब इसके बाद आते हैं कि अगर ये मिरर चल रहा है, ध्यान रहे यहाँ मिरर चल रहा है, तो इसमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज चलेगी और सेम डायरेक्शन में डबल एक्सेलरेशन से चलेगी, जो वेलोसिटी में बताया था। तो इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दो कलर अलग अलग यूज कर लेता हूँ। ये 1 वाले को मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ। तो अगर ये इधर जा रहा है मिरर, तो आपको याद होगा इमेज, लेट ये इमेज I1 है, ये इमेज I1 इसके डबल से सेम डायरेक्शन में जाएगी। कुछ भी नया नहीं है, जो पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, खत्म। तो ये 2g/3 है, तो ये 4g/3 हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला जो सेकंड वाला मिरर है, मैं इसको रेड से शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो इमेज बनेगी, लेट वो I2 है, वो इसी डायरेक्शन में डबल से जाएगी, यानी इसकी जो एक्सेलरेशन आएगी वो इसका डबल यानी 6g/4 होगा, ठीक है। ये इसका डबल 4g/3 और इसका डबल 6g/4 होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है एक्सेलरेशन इमेज I1 का एक्सेलरेशन कह रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ इमेज इन मिरर 1 विद रिस्पेक्ट टू इमेज इन मिरर 2। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं कि कुछ बच्चे अभी ये इमेज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये मुझे मिटाना पड़ेगा, यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, स्क्रीन मैंने अब बड़ी कर दी है। देखिए मैंने आपको बताया था, ये वाला केस बताया था कि नीचे जाने वाला मास इंटू जी अपॉन टोटल मास, एक्सेलरेशन ऐसे निकाल लेते ऐसे केस में। तो 3m इंटू जी अपॉन टोटल मास, तो 3m प्लस m 4m, तो ये इसका एक्सेलरेशन a2 आ गया, ये एक्सेलरेशन a2 आ गया 3g/4, ठीक है। सेम यहाँ पे नीचे जाने वाला मास 2m इंटू जी अपॉन टोटल मास 3m हो गया, तो 2m इंटू जी अपॉन 3m, m से m चला गया, ये एक्सेलरेशन। अब ये मिरर इधर जा रहा है,
तो इस मिरर के इधर जाने की वजह से इमेज डबल से जाएगी। मिरर जब चलता था तो अपने परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इमेज डबल से चलेगी, तो इसका डबल 4g/3 करती है। सेम यहाँ पे करेंगे। अब सेम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा क्लोज यहाँ पे लिख देता हूँ। ये इमेज है I2 और इस I2 का जो एक्सेलरेशन आएगा वो इसका डबल आएगा। ये इधर जा रहा है तो इमेज डबल से आएगी, थोड़ा पास, यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है तो मैं थोड़ा पास लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 6g/4। आई थिंक यहाँ तक शायद विजिबल हो रहा होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मिरर 1 में जो इमेज है, मिरर 1 में जो इमेज है वो I1 है, इसका एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू इमेज I2 मिरर 2 में, ये निकालना है आपको। क्वेश्चन में ये डिमांड कर रहा है, यानी कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ इमेज इन मिरर 1 यानी I1 का एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू इमेज इन मिरर 2 यानी I2। तो ये तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो ये है इसका इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इसका तो चेंज नहीं होगा, यानी कि आप यहाँ पे देखो कि इसका जो एक्सेलरेशन है 4g/3 वो तो चेंज होगा नहीं, और I2 का रिवर्स करके दे देंगे तो I2 का जो डायरेक्शन है वो इधर ही तो है, इधर जा रहा है मिरर तो इमेज भी इसी डायरेक्शन में जाएगी, और इधर जा रही है तो रिवर्स करके देंगे, यानी ऐसे है तो रिवर्स कर देंगे तो ऐसे आ जाएगी। तो ये आ गया आपका 6g/4, 6g/4 आ गया, और दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे तो ऐड कर देंगे, यानी कि 4g/3 और 6g/4, 4g/3 प्लस 6g/4। तो आप इसको सॉल्व कर लो और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 4 16g और ये 18g और 4 3 12, तो 16 18 34g और ये 12, तो ये आपका 17g/6 ये एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन I1 विद रेस्पेक्ट टू I2। यहां तक किसी बच्चे को कोई अगर डाउट आ रहा हो तो आप बताइए। देखो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट हमने यूज कर लिया, मिरर में वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमने यूज कर लिया, और ये आपका सॉल्व होके फाइनली आ गया। ठीक है, तो ये आप 17g/6 आपका आंसर आ गया, फटाफट से नोट कर लीजिए। प्लेन मिरर के केस अब थोड़ा सा एक दो चीजें और रह गई हैं जो मैं आपको बता दूंगा, उसके साथ ही ये टॉपिक खत्म होगा। अभी इसके बाद हम रिफ्लेक्शन का केस हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर में अगली क्लास में, यानी कल। ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है। ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, मैं एक बार शो कर देता हूं आपको। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 17 वाला, अच्छा एग्जांपल है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर M1 विद रेस्पेक्ट टू इमेज इन मिरर M2। M1 M2 कहाँ है, ये है M1 M2, ये M1 है और ये M2 है, ये दिस वन इज M1 और ये वाला M2। ये क्वेश्चन टफ तो नहीं है, लेकिन हाँ ट्रिकी जरूर है, आपको इसको विजुलाइज करने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, लेकिन कैलकुलेशन ना के बराबर है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन को बाद में वो पूछेंगे जो लगा रहे हो शीट, बाकी अगर नहीं लगाएंगे तो कहाँ से, डाउट ही नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट O है, वेलोसिटी V है, और पूछ रहा है कि इसमें जो इमेज है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर M1 विद रेस्पेक्ट टू इमेज इन मिरर M2। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसमें जो बनेगी वो इमेज को मैं I1 कह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको I1 कह रहा हूँ। ऑब्जेक्ट ये, इमेज यहाँ है और ये इस मिरर के पैरेलल है, ध्यान से देखो तो। और अगर ये पैरेलल है, और थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ मैं इसको, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इसकी वेलोसिटी V है, तो इसमें जो इमेज बनेगी वो यहाँ पैरेलल चलेगी। ठीक है, ये वेलोसिटी V से चलेगी। आई थिंक इसमें तो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब इसमें जब लिखेंगे तो आप ध्यान से देखें, तो ये मिरर में ये एंगल आपका थीटा गिवन है, मिरर में ये एंगल थीटा गिवन है, तो ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। इसके लिए जरूरत नहीं थी, तो आपने इसके कंपोनेंट किए, तो एक पैरेलल कर लो, एक परपेंडिकुलर कर लो। तो अगर आप देखें ये एंगल थीटा है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये थीटा होगा, तो दिस इज V cos थीटा एंड दिस इज V sin थीटा। ठीक है, और हमने ये सीखा, इसी को अगर हम आगे एक्सटेंड कर दें ऐसे,
तो इमेज जो बनेगी वो I2 यहाँ बनेगी। ये परपेंडिकुलर डाल दिया इस पे, ये चीजें तो सिखाई थी। अब ये जो इमेज आएगी I2, इस I2 के भी दो कंपोनेंट होंगे। तो याद करो ऑब्जेक्ट की ये वाली वेलोसिटी की वजह से, ये वाली वेलोसिटी की वजह से ये v cos थीटा आएगा। ये पैरेलल है ना, इसके पैरेलल है। यहां से देखिए ये एंगल थीटा आ गया, और ये वाली v sin थीटा है, तो इसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। ऑब्जेक्ट अगर मिरर के परपेंडिकुलर चलता है तो इमेज सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, तो v sin थीटा आ गया। अब ये I1 है और ये I2 है, और हमसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ I1 विद रिस्पेक्ट टू I2, और कोई आई कैप जे कैप दिया नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ जाके बच्चा फंस जाता है। यहाँ तक पहले तो बच्चे को यही स्ट्रगल करता है, ये निकाल लेता है, ये निकाल नहीं पाता, उसको समझ ही नहीं आता क्या करूंगा। अच्छा, कोई स्मार्ट बच्चा होता है तो वो ये भी निकाल लेता है, फिर यहाँ आके फंस जाता है कि अब मैं क्या करूँ। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए कुछ ज्यादा मत सोचो। इसमें आपसे क्वेश्चन में केवल मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो आई कैप जे कैप लेके करना चाहो उससे कर लो, या फिर एक मेरा सजेशन ये है कि ये जो वेलोसिटी आई है ना इमेज की, इसके कर लो दो कंपोनेंट, एक ये वाला और एक ये वाला। ध्यान से देखिएगा, एक कंपोनेंट ये वाला, और अगर आप इससे कंपेयर करेंगे, ये एंगल थीटा है तो आप देख सकते हैं ये और ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल मैंने जो कंपोनेंट लिया वो इसके पैरेलल लिया है, और एक इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो इससे कुछ मैच करने में आसानी होगी। तो v का ये वाला, ये अब हम आगे कर रहे हैं, ये तो हमने कंपोनेंट ये इसकी वेलोसिटी पहले निकाली थी I1 की, लेकिन अब आगे सॉल्व करने के लिए मुझे कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो ये आ गया आपका v cos थीटा और ये आ गया v sin थीटा। अब देखिए काम आसान हो जाएगा, अब आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, क्योंकि फिर वही आपके लिए देखने में दिक्कत होगी। मैं थोड़ा सा बता दूं, ये वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की, तो इसकी वजह से ये वेलोसिटी आ गई मिरर M1 में, ये वेलोसिटी आ गई मिरर M1 में। एक बात, दूसरी बात, यहां पर इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज जब हम इसमें निकाले थे तो मैंने क्या सजेस्ट किया आपको, इसके दो कंपोनेंट सजेस्ट किए कि एक v sin थीटा, मैं बता रहा हूं फिर से एक बार, ये v sin थीटा और ये v cos थीटा। ये v sin थीटा और v cos थीटा में v sin थीटा ये वाला मिरर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो ये आ गया v sin थीटा। परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर इमेज I2 मिरर में, M2 में इमेज I2, और ये v cos थीटा है, तो v cos थीटा की वजह से पैरेलल है ये मिरर के, तो पैरेलल कंपोनेंट आ जाएगा v cos थीटा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया था v I1 विद रेस्पेक्ट टू I2, I1 की वेलोसिटी I2 के रेस्पेक्ट में। तो अब ये जो कंपोनेंट आए हैं और ये ऐसे आया था, तो हैंडल करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, तो हमने क्या सोचा कि क्यों ना हम इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इस मिरर के पैरेलल एक और एक परपेंडिकुलर कर लें। तो ये एंगल थीटा ही होगा, आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं। तो v का v cos थीटा, v sin थीटा। अब यहां से आगे वही करेंगे जो रिलेटिव मोशन में हम करते हैं। तो रिलेटिव मोशन में हम क्या करते हैं, हमसे क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है वेलोसिटी ऑफ I1, वेलोसिटी ऑफ I1 विद रेस्पेक्ट टू I2। I1 विद रेस्पेक्ट टू I2 निकालने के लिए मैंने कहा था कि I1 के पास जो कुछ है v cos थीटा v sin थीटा, उसमें कुछ नहीं करना है। तो ये आपका v cos थीटा, या रेड से मैंने लिखा है तो रेड से ही बना देता हूं मैं यहाँ पे, ये v cos थीटा और ये v sin थीटा। ठीक है, ये तो इसका I1 का था, और I2 से देख रहे हैं तो I2 के रेस्पेक्ट में, तो I2 के जो कुछ भी है ब्लैक वाले हैं उनको रिवर्स करके मैं दूंगा। तो v cos थीटा इधर था, तो v cos थीटा मैंने इधर दे दिया रिवर्स करके, और v sin थीटा इधर था तो इसको रिवर्स कर दूंगा ऐसे, v sin थीटा इधर था इसको रिवर्स कर दूंगा, ये आ गया आपका v sin थीटा। अब आप देखिए ये अपोजिट में, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये आपका आंसर आ गया 2v sin थीटा। ठीक है, ये फाइनल आंसर है, और मैग्नीट्यूड पूछ रहा है आपसे, ये आपका फाइनल आंसर आ गया 2v sin थीटा। यहां तक अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछिए। ठीक है, ये दोनों ही बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे, इसके पीछे वाला भी और ये भी अच्छे क्वेश्चन है दोनों। ठीक है,
अब देखिए इसमें प्लेन मिरर को लेके एक केस और बचता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। प्लेन मिरर अगर रोटेट करे या इंसिडेंट रे रोटेट करे तो क्या होगा। तो इसमें 4 रूल नहीं है। अभी जैसे मैंने 2 केस बनाए और 2 में हर एक में 2 होते, तो यहाँ पे सिर्फ 2 केस ही बनेंगे और उसको क्या केस होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए फिर ये आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, 2 मिनट में इसको भी मैं बताता हूँ। तो अब देखिए हेडिंग हम लिखेंगे व्हेन इंसिडेंट रे एंड मिरर आर रोटेटिंग। इंसिडेंट रे को आप ऑब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे को इमेज से रिलेट कर सकते हैं। तो पीछे जो रूल पढ़ाए ना, उन्हीं रूल को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अगर रिलेट कर लोगे तो देखो इसमें 2 ही केस बनेंगे। पहला केस ये है कि ये एक मिरर यहाँ पे रखा हुआ है और ये एक इंसिडेंट रे आ रही है और ये इसका नॉर्मल है, सपोज ये एंगल थीटा है और ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गई। तो क्वेश्चन में ये होगा कि जो इंसिडेंट रे है वो रोटेट कर रही है। तो ऐसे समझो इंसिडेंट रे मतलब ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है या चल रहा है, ऐसे कह सकते हैं। तो हमने देखा था पीछे वाले केस में। अब इसमें वो पैरेलल वैरेलल का सिस्टम नहीं है, परपेंडिकुलर का भी नहीं है, केवल एक केस है, ऑब्जेक्ट चल रहा है या इंसिडेंट रे चल रही है या रोटेट कर रही है, और दूसरे में मिरर चल रहा है या मिरर रोटेट कर रहा है, ये केस बनेगा। तो इंसिडेंट रे इज रोटेटिंग। तो आपको पीछे से याद आ जाएगा, पीछे जैसे मैंने आपको केस बताया था कि ऑब्जेक्ट अगर चलता था तो इमेज अपोजिट डायरेक्शन में उसी स्पीड से चलती थी। यहां पे भी वैसा ही होगा। अगर ये वाली जो रे है, ये रे अगर अल्फा एंगल से रोटेट कर रही है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अपोजिट डायरेक्शन में, रिफ्लेक्टेड रे क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा एंगल से रोटेट करेगी। इंसिडेंट रे अगर अल्फा एंगल से रोटेट कर रही है, ये इंसिडेंट रे हो गई और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गई। मैंने आपको क्या बोला कि आप इसको रिलेट कर लो, इंसिडेंट रे को ऑब्जेक्ट से और रिफ्लेक्टेड रे को इमेज से, और ये एंगल शुरुआत में थीटा था, ठीक है। तो अगर 10 डिग्री से इंसिडेंट रे रोटेट करेगी तो रिफ्लेक्टेड रे भी 10 डिग्री से रोटेट करेगी अपोजिट सेंस में। एक बात समझने की, और इसी से दूसरी चीज भी रिलेट करी जा सकती है, वो ये है कि अगर इंसिडेंट रे की एंगुलर वेलोसिटी अब रोटेट कर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। तो अगर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है तो फिर ये रिफ्लेक्टेड रे भी ओमेगा से रोटेट करेगी अपोजिट सेंस में, ठीक है। बस खेल खत्म। एक तो ये हो गया। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि अगर मिरर रोटेट कर रहा है, मिरर इज रोटेटिंग। तो अभी पीछे हमने क्या पढ़ा था कि मिरर अगर चलता था तो इमेज डबल स्पीड से सेम सेंस में चलती थी, याद होगा। तो वही चीज यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि ये मिरर है और अगर मिरर थीटा एंगल से रोटेट करेगा तो इमेज यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। अब इनके प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये प्रूफ नॉर्मली 11 और 12th क्लास में बच्चे जो होते हैं उनको बताया भी जाता है, आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। ये थीटा एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे हो गई और ऐसे टफ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, खुद से एंगल को एडजस्ट करके आप देखोगे तुरंत आ जाएगा। बट अपने काम की जो बात है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर मिरर रोटेट कर रहा है, मिरर अगर थीटा से, थीटा नहीं मैं इसे अल्फा कह रहा हूँ जो हम अभी ले रहे थे, मिरर अगर अल्फा से रोटेट कर रहा है, मिरर अगर अल्फा से रोटेट कर रहा है, ठीक है, मिरर अगर अल्फा से रोटेट करेगा तो मैंने बताया था जो इमेज है वो डबल से चलती थी। तो ये अगर अल्फा से रोटेट करेगा तो ये इमेज यानी रिफ्लेक्टेड रे 2 अल्फा से रोटेट कर जाएगी सेम सेंस में, वहां भी सेम डायरेक्शन था, यहाँ सेम सेंस में। और अगर मिरर के एंगुलर वेलोसिटी रोटेट करने की ओमेगा है तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो 2 ओमेगा होगी, ठीक है। ये बात बस आपको ध्यान रखनी है, इसमें कोई तीसरा केस नहीं बनता, बस यही 2 केस है। और इसके बाद इसमें शीट में एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। अच्छा एग्जाम्पल है वो भी, इतना आप नोट करिए। आज की क्लास इस एग्जाम्पल के साथ ही मैं खत्म करूंगा और मेरी तरफ से ये शीट भी डिस्कस हो चुकी है। शीट को देने का पर्पज वही था कि जो क्वेश्चंस नॉर्मली हम क्लास में करते हैं वो आपको समझ में आए, ठीक है, और उसके थ्रू कंसेप्ट आपके माइंड में कॉन्क्रीट हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले मैं दे रहा हूँ,
फिर एक शीट वाला एग्जाम्पल काफी अच्छा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ जो दे रहा हूँ वो एग्जाम्पल ये है कि ये इंसिडेंट रे है और ये मिरर है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो अब मान लीजिए मैं दोनों को मिक्स कर देता हूं। तो मैंने आपको ये बताया था कि दोनों में वन एट ए टाइम कंसीडर करते हैं। तो अगर ये मान लो 10 डिग्री से रोटेट कर दी और मिरर सपोज करो 4 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना और किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, ये रिफ्लेक्टेड रे कितना और किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी अगर ये इंसिडेंट रे 10 डिग्री से और ये मिरर 4 डिग्री से रोटेट कर रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से? आप आंसर बताइए। बोलिए। अभी जो सीखा उसी को हमें इंप्लीमेंट करना है इसमें। कर पाएंगे? किसी को नहीं आ रहा समझ में? ये इंसिडेंट रे अगर 10 डिग्री से रोटेट करेगी तो रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट सेंस में मैंने बताया था 10 डिग्री से रोटेट करेगी, अभी बताया। और मिरर 4 डिग्री से रोटेट कर रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे ये तो 10 से कर रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे 10 से अपोजिट सेंस में। मिरर अगर 4 डिग्री से रोटेट कर रहा है तो जो रिफ्लेक्टेड रे उसी सेंस में डबल से यानी 8 डिग्री से रोटेट करेगी। तो नेट जो आ गया, नेट रोटेशन जो आ गया वो आपका 10 और 8 यानी 2 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज, ये बताना पड़ेगा आपको। नेट रोटेशन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट बाई रोटेट्स बाई, ठीक है, 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आपको सेंस समझ में आ गया होगा। तो ये तो सिंपल टाइप के क्वेश्चन होंगे, इनको तो आप कर ही लोगे, ठीक है। एक एग्जांपल शीट में और दिया है, वो अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, आप उसको ट्राई करेंगे या मैं बता देता हूं अगर आप कहें तो, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ स्पॉट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन स्क्रीन फॉर द इंस्टेंट शोन। इसी इंस्टेंट पे बताना है इफ द मिरर इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा इक्वल्स टू 18 रेडियन पर सेकंड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। टफ तो नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है, यही कॉन्सेप्ट इसमें हम यूज करेंगे। तो फिगर में यहाँ पे बना लेता हूं पहले जो दे रखा है, और ये एक स्पॉट है और यहाँ ये इंसिडेंट रे है और ये नीचे मिरर है। तो क्या क्या दिया है इसमें, ये मिरर ओमेगा दे रखा है 18 रेडियन पर सेकंड। मैं अभी स्क्रीन को बड़ी कर दूंगा या आप अपने मोबाइल पे बड़ी करके देख लो। और इसी इंस्टेंट पे बताना है ये एंगल 37 डिग्री है, यहाँ से रे रिफ्लेक्ट करके यहाँ जाएगा, स्पॉट बनाएगा, ये भी एंगल 37 है। और ये जो डिस्टेंस दिया है दैट इज ऑल्सो गिवन यू 10 मीटर। ये स्क्रीन है और इसी स्क्रीन पर ये लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट का स्पॉट यहाँ पे जा रहा है। तो इस स्पॉट की स्पीड डिमांड कर रहा है कि स्पॉट की स्पीड क्या होगी। कह रहा है कि 80 रेडियन पर सेकंड से ये रोटेट कर रहा है मिरर, तो इसका जो स्पॉट है स्क्रीन पर वो किस स्पीड से जा रहा होगा ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे बोर्ड पे मैंने लिख दी है। अब देखिए बोर्ड पे ये पूरा फिगर आ गया। ये लास्ट क्वेश्चन है। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पे ये देखना होगा अगर मिरर रोटेट कर रहा है, समझो मेरी बात को, अगर मिरर रोटेट कर रहा है, राइट, तो अगर मिरर यहाँ पे रोटेट कर रहा है तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है मिरर इस सेंस में रोटेट कर रहा है, ध्यान रहे इस सेंस में रोटेट कर रहा है, तो ये भी इसी सेंस में लेकिन 2 ओमेगा से यानी 36 रेडियन पर सेकंड से रोटेट करेगा, डबल से, यही तो बताया था मैंने अभी आपको। तो ये अगर 18 से तो ये रे इस सेंस में 2 ओमेगा यानी 36 रेडियन पर सेकंड से रोटेट करेगा, 36 रेडियन पर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्पॉट है इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी अगर ये स्क्रीन नहीं होती तो। आप समझो इसमें जो स्क्रीन है वो अगर नहीं होती तो ये ऐसे, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट होगी, लेट ये आर है, ये 37 है तो ये एंगल भी 37 होगा, ये 37 है तो ये एंगल 37 होगा। और इसमें ये वाली लेंथ, इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ये एंगल 90 हो जाएगा। तो ये आर की मुझे रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि ये वेलोसिटी अगर वी है तो ये वी वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर से हमें मिलेगी। ध्यान रहे
और ओमेगा भी कौन सा, 2 ओमेगा वाला, ये ओमेगा डैश कह रहा हूं मैं, जो रे का है, तो ये ओमेगा डैश इंटू आर। तो हमें आर की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ लिखूंगा cos 37, नहीं cos 37 नहीं, sin 37, 37 के सामने वाली साइड है, तो sin 37 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन दिस, दैट इज 10 अपॉन आर। तो sin 37 यू नो 3/5 और 10/r, तो r की वैल्यू आ गई भैया 50/3, r की वैल्यू आ गई 50/3 मीटर। तो यहाँ से v की वैल्यू ओमेगा डैश r आ गई, ध्यान रहे ओमेगा डैश r, तो ओमेगा की वैल्यू हमको पता है 36 और ये 50/3, तो ये 12, तो ये 600 मीटर पर सेकंड। ये आंसर नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि जो वेलोसिटी होगी वो इस स्क्रीन पे ऐसे चल रही होगी, ना कि ये। तो ये जो वेलोसिटी आई है ओमेगा डैश आर, ये 600 मीटर पर सेकंड जो आई, वो स्पॉट की स्पीड ऐसे करके जब स्पॉट चल रहा होगा। लेकिन यहाँ एक बात समझने की कि ये आंसर थोड़ी हमारा, क्योंकि जो स्पॉट चल रहा होगा वो स्पॉट तो ऐसे चलेगा। ये वेलोसिटी v डैश है जो हमें एक्चुअल में निकालनी है, ये वेलोसिटी v डैश है जो एक्चुअल में हमें निकालनी है। तो आप देखिए ये जो v डैश है ना, इस v डैश का एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये एंगल आपको समझ में आ रहा हो, ये 90 का होगा, तो v डैश का एक कंपोनेंट ये आएगा, दूसरा ये आएगा। अब देखिए साइमल्टेनियसली दो बातें हो रही है, इस कंपोनेंट की वजह से तो ये रोटेट कर रहा है स्पॉट, ठीक है, और साथ ही साथ इस कंपोनेंट की वजह से ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। अभी ये r है, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा 10। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये डिस्टेंस लगातार कम होता जाएगा, अभी इतना है, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा। तो ये जो डिस्टेंस कम कर रहा है वो इसी v डैश का एक कंपोनेंट आ रहा होगा इस डायरेक्शन में, जो इसे रिड्यूस करेगा। तो मैं ये कहूंगा v डैश का इधर कंपोनेंट आएगा v डैश cos 37 और एक इधर आ जाएगा v डैश sin 37। ये v डैश cos 37 इसको पास ला रहा होगा इस पॉइंट के, और ये इसे रोटेट कर रहा होगा। तो अब आपको यहाँ पे एक बात जो समझनी है, ठीक है, ये कि v डैश sin 37 इज इक्वल टू v, और v डैश हमें निकालना है sin 37 3/5 और v की वैल्यू 600, तो 3 से ये 200, तो v डैश की वैल्यू आ गई, 5 इधर चला गया, 1000 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 1000 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी आ गई 1000 मीटर पर सेकंड, दैट इज योर आंसर एक्चुअली, ठीक है। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, उल्टा कर देते हैं, ये जो वेलोसिटी v है, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर निकाल देते हैं और एक कंपोनेंट इधर निकाले, तो इधर तो जा ही नहीं रहा है। एक्चुअल में ये जो इसकी जो स्पॉट जो चल रहा है यहाँ पे, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, इसकी वजह से ये डिस्टेंस रिड्यूस होगा और इसकी वजह से क्या होगा, ये रोटेट करेगा। आप नोट कर लीजिए, यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि डाउट जो आता है यहाँ तक आप कर भी लेते हैं, गलती यहाँ आके होती है कि इस वाले का कंपोनेंट ये निकाल लेते हैं तो और वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, ये गलती करते हैं। तो वो मैंने समझा दिया कि इधर वाला कंपोनेंट आना चाहिए जिसकी वजह से ये रिड्यूस करेगा। अगर आप इधर इस वेलोसिटी का कंपोनेंट एक ये करते और एक ये करते, तो ये इधर कहाँ जाएगा, इधर तो जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं रोकूंगा, आपका अगर कोई डाउट है यहाँ तक आप पूछिए, और कल हम इस क्लास में स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड चीजें मैं बताऊंगा। प्लेन मिरर हो गया आपका, प्लेन मिरर को भी मैंने काफी अच्छा खासा टाइम दिया, आप देखिए आज मेरे ख्याल से 3rd या 4th क्लास है, तो ऐसी कोई जल्दी नहीं है, मैं अगर पढ़ाऊंगा तो सफिशिएंट टाइम दूंगा, प्रॉपरली चीजों को कवर करूंगा। अगर कोई चीज मुझे पढ़ानी है तो मैंने कमेंट किया था आपसे कि जो बच्चों का भले ही छूट गया था उस समय, तो मैंने कहा भी था कि जरूरी नहीं मैं आगे कराऊंगा, लेकिन मैं कराऊंगा आपका, जब बोल दिया आपसे, ठीक है। तो चलिए रुकते हैं,